उत्तराखंड में कांग्रेस को हरीश रावत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और उसी का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जब मैंने आपसे राजधानी बनाने के लिए वोट मांगा तो आपने वोट नहीं दिया। जो आपका सत्ता के खिलाफ संघर्ष था वो और सत्ता में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री, इन दोनों तस्वीरों को जब आप मंथन करते हैं अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारा संघर्ष तो आज भी जारी है। उन डरे हुए लोगों का डर निकालना है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डर निकालना है। तो ये डर उत्तराखंड में मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि ये डर है। तो कांग्रेस के पास तो नेतृत्व है ही नहीं, कांग्रेस के पास में अच्छे नेता नहीं है, सारे अच्छे नेता आपके डर से दूसरे दल में चले गए। सब दा जो है किनारे हो जाएंगे जिस दिन जनता दा आ जाएगी। तो इस बार कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। आप मुख्यमंत्री थे, क्या उस दौर में भी जाता था हाईकमान को? इसीलिए तो हरीश रावत 2022 में अप्रिय था। और जो सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, जो जिस काम में लगना चाहिए उस काम में लगने के बजाय जो है वो लोगों की जेब में जाता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो यह राज्य में आ रहा है उसका 30% जो है प्लाउ बैक करके दिल्ली जा रहा है। वर्तमान सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल देनी पड़ेगी इस सरकार के लिए। यदि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो भ्रष्टाचार की दुनिया में परिभाषा बदल देनी पड़ेगी कि हरीश रावत का अर्थ है कि फिर हमारी ये नहीं चलेगी। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत नाम की वो शख्सियत आज भी बच्चे बच्चे के दिल में जगह बनाए हुए है, जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के लिए संघर्ष किया है। उत्तराखंड का गठन जब हुआ उससे पहले एक लंबा दौर चला संघर्ष का, और कदम से कदम मिलाकर उन शहीदों के साथ जो शख्स खड़े हुए थे उनका नाम था हरीश रावत। सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो लोग मान रहे थे कि अंतरिम सरकार के बाद जो कोई पहला मुख्यमंत्री होगा वो हरीश रावत जी होंगे, लेकिन समय ने ऐसा नहीं होने दिया और कांग्रेस के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने। वो ऐसे मौके पर बने जब पूरा प्रदेश हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा था। ये बात है सन 2002 की। तो जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो बहुत लंबा वक्त गुजर गया संघर्ष करते करते, क्योंकि संघर्ष, संवेदना और जुझारूपन आपके व्यक्तित्व में शुरू से ही है। 5 दशकों से ज़्यादा राजनीति में वक्त गुजार चुके हैं और आज के दौर में भी नौजवानों से ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट के बाद सतपुली पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करना है बहुत मायने रखता है। आज हम हरीश रावत जी से किन्हीं मुद्दों पे नहीं, राजनीति के उस जीवन के बारे में बात करेंगे जिसे जीते हुए आपने बरसों गुजार दिए। रावत जी, हमारे रॉ एंड रियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। सर, जब उत्तराखंड गठन की बात शुरू हुई तो उस आंदोलन में, उत्तराखंड के गठन में हरीश रावत ने, नौजवान हरीश रावत ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई थी? देखिए, प्रारंभ में जब मैंने राजनीति प्रारंभ की थी तो उस समय मैं राज्य बने, पृथक राज्य कहते थे हम उस समय, तो पृथक राज्य की मांग के साथ जुड़ा, एज ए स्टूडेंट जुड़ा। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो उस समय भी, बल्कि हमारे नेगी जी थे, MP प्रताप सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, तो वो आए थे हमारे क्षेत्र में। वहाँ से उनके साथ पद यात्रा करते हुए हम लोग शालदे पूरा पार करके फिर उसके बाद बीरूखाल आगे नीचे शूसी निकले थे पद यात्रा करते हुए। वो पद यात्रा उनके साथ की थी। और एक सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस के ही नेता लोग थे,
मगर वो राज्य के साथ जुड़े। और सीवी गुप्ता उस समय सल्ट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति उनकी पूरी जकड़ थी। तो उसमें कुछ सीवी गुप्ता समर्थक थे, कुछ उनके विरोधी भी थे, जैसे लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी और देवीदत्त छिमवाल जी वो सीवी गुप्ता के समर्थक थे, और गोविंद सिंह मेहरा जी आदि उनके विरोधी थे। बल्कि नरेंद्र सिंह बिष्ट जी एमपी थे उस समय, वो भी उनके विरोधी थे। तो ये लोग एक सम्मेलन इन्होंने रामनगर में किया था, तो उसमें भी मुझे भागीदारी करने का मौका मिला था। लेकिन कालांतर में चीज़ें ठंडी पड़ गई। फिर इंदिरा जी के समय में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग बोर्ड बन गया, उत्तर प्रदेश में अलग मंत्रालय बन गया, और इंदिरा जी ने जो है प्लानिंग कमीशन में भी एक अलग सेल गठित कर दिया हिमालयन राज्यों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। केंद्र से अलग तरीके का बजट उनको दिया जाने लगा राज्यों को। तो उत्तराखंड के अंदर फिर वो जो मोमेंटम था वो वहीं रुक गया, क्योंकि उस मोमेंटम को चलाने वाले लोग कांग्रेस के लोग थे। 1980 के आसपास उद्भव हुआ उत्तराखंड क्रांति दल का, और संयोग से जो उसके पहले विधायक बने, जीत तो वहां से कांग्रेस से ही थी। ये पूरन सिंह मेहरा जी उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मगर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कलंकित करने वाली घटना हो गई थी, कफल्टा कांड जिसको कहा जाता है। कुछ लोग जिंदा जला दिए गए थे, वो दलित वर्ग के, हमारे शिल्पकार वर्ग के लोग थे। तो उसको उस समय रोकना, जाति उन्माद को रोकना बहुत आवश्यक था। तो हमने सीट हारना मंजूर किया, मगर जाति उन्माद को रोकने के लिए मैंने बहुत कठोर कदमों की वकालत की, और बीएसएफ भी लगाई वहाँ, और आर्मी लगाने की धमकी दी। खैर मामला वहीं रुक गया, थम गया। और लेकिन कांग्रेस के ऊपर लोगों ने गुस्सा निकाला, और हम वो सीट हार गए उस समय, और वहाँ से उक्रांत का व्यक्ति जीता। अच्छा, जसवंत सिंह बिष्ट जी उसके पहले विधायक बने। सन 80 से ही शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि उससे हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने आप देखे तो सारे जितने विधायक प्रारंभिक तौर पर हुए वो सब अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हुए, और हमको ये लगा कि भाजपा की गति को रोकने के लिए हमने उक्रांत को, और उधर कांग्रेस और उक्रांत, काशी सिंगेरी भी वहीं से आए, और फिर विपिन त्रिपाठी जी भी वहाँ से आए, और यहाँ से जीते इंद्रमणि बड़ौनी। 1990 के आसपास 10 साल की लड़ाई के बाद इंद्रमणि बड़ौनी जी एक बार दिल्ली आए। मैं उस समय एमपी हो गया था। एमपी होने के बाद, बल्कि सेवा दल का मैं उस समय प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, और मैं उसका उपाध्यक्ष था सेवा दल का। जो है तो मेरे पास आए, बोले भाई और इस्लावत जी बहुत दिनों से हम लड़े, बड़े भोले से आदमी थे, तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं कि कुछ मदद करो भाई, कुछ तो बनवाओ। तो उसमें उन दिनों ही दार्जिलिंग हिल काउंसिल बनी थी। अच्छा जी। तो हमने कहा भाई वही मॉडल, बोले भाई कुछ तो बनवाओ, कुछ तो करो। किशोर उपाध्याय जी उनके साथ थे, वो लेकर के आए जी जी। और फिर हम लोगों ने, कुछ और लोग भी थे, एक आध भट्ट जी और लोग थे, तो वहाँ फिर हम ये बातचीत का दौर शुरू करवाया। फिर उसी समय अनफॉर्चुनेटली वो 27% आरक्षण उत्तराखंड में लागू हुआ। आरक्षण के विरोध में बड़ा भारी जन आंदोलन खड़ा हो गया। फिर वो पृथक राज्य के आंदोलन में बदला, क्योंकि मुलायम सिंह जी और मायावती जी की गवर्नमेंट के समय में उत्तराखंड वासियों पर बहुत ही घृणित हमले हुए और लोग मरे। और उसी में मुजफ्फरनगर में, रामपुर सिराहा में बहुत बड़ा ही मतलब
दिलों को दहला देने वाला कांड हुआ। और तो उसके बाद फिर ये हो गया कि अब उत्तर प्रदेश के साथ नहीं रह सकते। तो वो नहीं रह सकते वाली भूमिका में भी मैंने अपने तरीके से कुछ न कुछ तरीके से मैं जुड़ा रहा, मदद करने का काम किया। और कालांतर में जब फिर आंदोलन एक बार थम जैसा गया तो फिर कुछ लोग लोग जुटे, हमारे आंदोलनकारी साथी, जिनमें किशोर जी, ये सब लोग हैं, हमारे दिवाकर भट्ट जी और पूरन सिंह डंगवाल जी, हमारे धीरेन्द्र प्रताप जी, राजेंद्र सादी, कई लोग जुटे। इन लोगों ने जो है मुझको संयोजक बना दिया संघर्ष समिति का, उत्तराखंड राज्य आंदोलन संघर्ष समिति का, और दिवाकर भट्ट जी को उसका अध्यक्ष बना दिया। दिवाकर जी कुछ दिनों तक चले हमारे साथ, अनुतोगत्वा जो है वो थम गए, न इस्तीफा जैसा दिया, घर थम जैसे गए। और लेकिन मैंने फिर हमने चलाया आंदोलन को जगह जगह दिल्ली में जो है, बल्कि उसकी एक परिणति जिसने बड़ा स्पार्क का काम किया, हम लोगों ने अचानक तय किया एक दिन कि भाई एक जगह पे इकट्ठा हों, अकबर रोड में इकट्ठा हुए और वहाँ से सीधे मार्च करते हुए हम प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर घुस गए। ये और इतवार का दिन था, सीधे घुस गए तो कमला रावत थी हमारी ब्लॉक प्रमुख साइड की, वो ऊपर चढ़ी और उसने काला झंडा बांध दिया पेड़ के ऊपर। तो वो एसपीजी वाला उसको एम करने लगा गोली मारने के लिए, मैंने हाथ जोड़ दिए उसके। वो संयोग से वो व्यक्ति जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला था। अच्छा। अब उसने मुझको देख करके गया, लेकिन मैंने कहा उतर कमला, उतर कमला। कमला को उतारा, फिर हमको तब तक पुलिस आ गई दिल्ली की, वो हमको पकड़ करके फिर सबको ले गई थाने में जो है। तो इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके की से जुड़ाव रहा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी भूमिका बहुत छोटी थी और हमारी भूमिका का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से रेलिवेंट बनाए रखने का था। क्योंकि राज्य आंदोलन के दिनों में कांग्रेस इरेलीवेंट न हो जाए, उसकी रेलिवेंस बनी रहे, प्रासंगिक बनी रहे, उसके लिए मैं जुड़ा। और मैंने उस बात को छिपाया नहीं कभी। जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, मैंने कहा मैं अपनी पार्टी के लिए हूँ। और फिर हमने कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, प्रिलिमिनरी, जिसको हमारी प्राइमरी यूनिट का अधिवेशन होता है, महाअधिवेशन जो है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव में माधवराव सिंधिया जी की मदद और जितेंद्र प्रसाद जी, राजेश पायलट जी, मीरा कुमार जी, इन सब की मदद से जो है हम उसमें ये सम्मिलित करवाने में सफल रहे कि जिन राज्यों से विधान सभाओं से प्रस्ताव आएंगे कि अमुक राज्य को बना दिया जाए, तो उन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए छोटे राज्य बना दिए जाने चाहिए। और हमने 3 की बात कही उसमें, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। और ये 3 राज्यों के मार्ग जो सर्वसम्मति बनी पार्लियामेंट में, उसमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के उस प्रस्ताव की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि एक बार जब कांग्रेस पक्ष में आ गई तो फिर सपा, बसपा, द्रमुक के लोग, अकाली दल के लोग, जो दूसरे छिटपुट विरोध था, वो सब विरोध सब्सिडाइज हो गया। और भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था पारित करवाने के लिए, तो हम जब कांग्रेस खड़ी हो गई तो फिर बहुमत हो गया। तो राज्य आंदोलन में कांग्रेस प्रासंगिक बनी रहे, इसलिए हमारा जुड़ाव रहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद देश में और विशेष तौर पर संसद में बहुमत बन गया और फिर सर्वानुमति बन गई और ये 3 राज्य अस्तित्व में आ गए। उस वक्त तो हमारी भूमिका सीमित थी। तो उस वक्त क्या आपको अफसोस नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड गठन और ये 3 नए राज्य का गठन हुआ कि उत्तराखंड का गठन भाजपा ने किया, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही? तो इसका कभी कोई अफसोस होता आपको कि आपकी कितने दौर से सरकारें रही, उस समय आपने प्रयास नहीं किया? नहीं, देखिए,
भाजपा भी तो बहुत लेट आई। ये भी तब आए जब इनको लगा कि उत्तराखंड में राजनीति के लिए इनको कदम रखने का मौका नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना कि उक्रांत दूसरी पार्टी के रूप में डेवलप होने लग गया था, तो अल्मोड़ा में आडवाणी जी आए थे, तो वहाँ इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, अब हमको राज्य के पक्ष में आना चाहिए। तो भाजपा राज्य के पक्ष में ये भी ले जाए। तो पहले हम तो कभी देशद्रोही नहीं कहते थे, हम तो उनको कैटलिस्ट मानते थे। हम समझते थे उत्तराखंड के विकास में कैटलिस्ट की भूमिका अदा करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, केंद्र के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। भाई हमारे वहाँ अलग राज्य का आंदोलन चल रहा है, हमको ये, हमारे लिए ये इस तरीके की आप विशेष नीतियाँ बनाइए, उसके लिए हम उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन भाजपा ने तो उनको देशद्रोही आंदोलन कहती थी, इन आंदोलन को। मगर अपने अस्तित्व के लिए वो भी आए यहाँ, और हमने अपनी प्रासंगिकता बनी रहे, क्योंकि 90s के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी मुलायम सिंह जी को सपोर्ट करने के बाद कि कांग्रेस से लोग हेट करने लगे थे उत्तराखंड के अंदर। यहाँ नारे लगने लगे थे, पहाड़ का काव नरसिम्हा राव करके। तो ऐसे में अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना बहुत आवश्यक था, और उसमें मैंने ये भूमिका जो मैंने अभी आपको वर्णन किया, मैंने और हमारे साथियों ने वो भूमिका अदा की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो जाती, कांग्रेस के नेता थे, सब लोग थे, लेकिन एक बड़े हिस्से को मैंने किसी न किसी रूप से इस राज्य की आंदोलन की पूरी प्रोसेस के साथ उलझाए रखा, जो अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है। यदि कभी मुझको समय मिला तो मैं इस पर एक पूरी छोटी पुस्तिका लिखूंगा, और बहुत सारे लोगों ने हमारी बड़ी अच्छी भूमिका अदा की। रावत जी, सन 2002 में जब ये माना जा रहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती आपसे हुई, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ कि आपको 2002 में मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया गया? ये राजनीति के अपनी कुछ अंतः फिलॉसफीज होती है, अलग अलग होती है। ये राजनीति की खूबसूरती भी यही है कि कुछ चीज़ कभी कभी अचानक आपको मिलती है, कभी आपसे छिन जाती है। तो जैसे यदि केदारनाथ जी और ये सब इतनी बड़ी आपदा नहीं आती, और उसमें विजय बहुगुणा बुरी तरीके से फ्लॉप नहीं हो जाते, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो वो सहयोग मुझको मुख्यमंत्री बना करके लाया। नारायण दत्त जी के प्रति जो है पार्टी लीडरशिप में जो आदर भाव था, वो आदर भाव ने मुझसे मुख्यमंत्री पद दूर कर दिया। और बल्कि मैं कभी कभी अपने साथियों से मजाक में कहता था, इंदिरा हृदय जी से, सतपाल महाराज जी से, और विजय को भी सम्मिलित कर लीजिए, विजय बहुगुणा जी को, खैर मैं नहीं मानता, मैं इनसे कहता था कि तुम लोगों ने मुझको मुख्यमंत्री पद से दूर रखने के लिए सबने कनाइब किया, षड्यंत्र किया, और नारायण दत्त जी को ले आए। मैंने कहा आप देखो, मैंने कहा मुख्यमंत्री पद आपसे दूर हो गया है। और मैं सतपाल महाराज जी से कभी मजाक में कहता था, महाराज ये अंगूर आपके लिए अब खट्टे ही रहेंगे, मेरे साथ तो कुछ न्याय हो गया कि मुझको जो है किन्हीं परिस्थितियों में भी आया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन गया। मैंने कहा आप लोगों के लिए अब ये दूर हो गया। और नहीं तो मैंने कहा यदि आप ऐसा नहीं करते, नेचुरल वे में चलता, तो हो सकता है साथ के आसपास आप में से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता। तो हम ये मान सकते हैं कि इंदिरा हृदय जी हो, सतपाल महाराज जी हो, विजय बहुगुणा जी हो, या और भी पॉलिटिकल लोग, इन लोगों ने 2002 में जो आपके साथ में व्यवहार अपनाया, आपको चारों तरफ से घेरा, तो उसका खमियाजा इन्होंने आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद भुगता। हाँ, भुगता। विजय बहुगुणा तो चालाकी से किसी तरीके से 2000 बाद में अवसर पा गए। उन्हें कुछ उनके अपने कुछ हुनर थे जो हुनर इनके पास नहीं थे, दोनों के पास। और ये लोग और भी कुछ और लोग भी जो है
वो देखे रह गए, जो है उनका नंबर नहीं आया उनको। तो ये देखिए, नारायण दत्त जी के लिए तो एक इतने साल की राजनीतिक सेवाओं का राजनीतिक उपहार था। उनमें वो जील नहीं रह गया था जिस जील से आगे की राजनीति को संचालित करते। इसलिए 2007 में चुनाव आने से कुछ दिन पहले से ही उन्हें हाथ पांव डाल दी। किसी ने थोड़ी कहा, नहीं तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो कहीं से भी चुनाव लड़ता। उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और जो है यानी कि चुनाव में लीड नहीं किया। यानी कि मान सकते हैं 2002 में जिन लोगों ने आपके लिए षड्यंत्र रचा, उन लोगों की राजनीति जमीन को आपने तहस नहस कर दिया। 2017 के बाद, 2016 के बाद उन लोगों को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। नहीं, मैंने नहीं किया। उनके दिमाग में हम जिस तरीके से चल रहे थे, हमने जो प्लेटफॉर्म बना दिया था उत्तराखंडियत का, उस प्लेटफॉर्म में वो अपने को फिट नहीं पा रहे थे। क्योंकि मैं राजनीति का जो फिलॉसफी उत्तराखंड को दे रहा था, जिसमें जन जुड़ाव उसके साथ, जन सवालों को, जनता के अपने उनको आगे रख करके, और जमीन के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब के आगे ला रहा था, तो उसमें उन लोगों को लगा कि ये राजनीति हमारे लिए अपरिचित है। आपने मजबूर नहीं किया। वो राजनीति का उत्तर प्रदेश मॉडल के प्रोडक्ट थे सब। वो जो और राजनीति का मॉडल था उससे प्रोडक्ट थे, और मैंने उस मॉडल को पूरी तरीके से बदल दिया था। तो उनको लगा कि यार ये तो हरीश रावत जो कुछ कर रहा है आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो इस आशंका के मारे चले गए। यदि उनको मालूम होता कि 2017 में हम हार रहे हैं और मोदी जी एक नई सांप्रदायिकता की फिलॉसफी से सब जगह चौपट कर देंगे, सब जगह सब अपने पास आ जाएंगे, तो शायद नहीं जाते। उनको ये लगा कि अब जिस राजनीति को हरीश रावत कर रहा है, जिस तरीके की राजनीति की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा है, वो उनके लिए परिचित नहीं थी। अब वो दूसरे ढंग से राजनीति करने के लिए लगे थे। आपके मुख्यमंत्री उनकी उत्तराखंडियत की कोई सोच भी नहीं थी। जब आप मुख्यमंत्री बने तो जो आपने सपने 2002 में देखे थे कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरे ये सपने, और उत्तराखंड के लिए मैं ये करूंगा, राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि आप एक भावुक व्यक्ति हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है आपने सपने देखे थे। बतौर मुख्यमंत्री आपको 2002 में जो सपने पूरे करने थे वो मौका आपको काफ़ी बाद में मिला जब आप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कौन कौन से सपने जो आप बतौर मुख्यमंत्री पूरे करने से चूक गए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें चूक गए। समय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि समय चूक गए। यदि मुझे जिन चीज़ों को मैं लागू कर रहा था उनको लागू करने के लिए 5 से लेकर के 7 साल का समय चाहिए था, ताकि वो जड़ें फैला करके जो है वो रास्ते बनते ठीक तरीके से जो है। तो अब 3 साल में, और 3 साल में भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1-1.5 साल तो आपदा के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में लग गया। जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी उत्तराखंड में, सब कुछ चौपट था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, अर्थतंत्र ध्वस्त हो गया था, संचार तंत्र ध्वस्त हो गया था, सभी यात्राएं इत्यादि सब बिल्कुल वो हो गई थी। तो उससे राज्य को उभार करके खड़ा करना बड़ा काम था। तो 1.5 साल उसमें लग गया, और उससे जैसे निपटे 3-4 महीने भी नहीं हुए थे, राजनीतिक आपदा आ गई। सरकार को भंग कर दिया गया, दल बदल करवा दिया गया, सब करवा दिया गया। और तो छोड़िए, जो विधानसभा को 2 बार बजट पास करना पड़ा। हमारा जो पहले का विनियोग विधेयक था उस पर गवर्नर बैठ गए और उस पर दस्तखत करके दिए नहीं हम। तो हम अब जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, गवर्नर के दस्तखत नहीं होंगे, तो आप बजट का आहरण नहीं कर सकते। तो हमको 5 महीने बाद नया
विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ा, ताकि हम बजट जो पारित है उस बजट का पैसा निकालने का काम कर सकें। तो योजनाओं को धरातल पर निकालने के लिए जो अंतिम वर्ष था उसके बजट का हम ठीक तरीके से उपयोग ही नहीं कर पाए। समय नहीं था, उतना समय ही नहीं था। तो बल्कि बहुत सारा पैसा, जैसे विधानसभा के सचिवालय बनाने और गैरसैंण में 500 आवासीय भवन बनाने का पैसा हमने पीएलए में रखा। हमने कहा भाई डीएम के पीएलए में रख दो, और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया, सब दे दिया। हमने कहा इसको पीएलए में रख दो। तो ये करना पड़ा। तो ये क्या था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब एक तो जो मुझे 3 बार जो लोकसभा में रहने का मौका मिला, तो उसमें मुझे पहाड़ को बहुत समझने का मौका मिला। और संयोग ये रहा कि गढ़वाल से उस समय और उत्तराखंड से जो भी लोग थे, नारायण जी बड़े नेता थे, बागुणा जी बड़े नेता थे, त्रिपेंद्र सिंह जी इत्यादि जो है वो दूसरे ढंग की राजनीति करने वाले लोग थे जमीन से जुड़े हुए लोग। लेकिन इन लोगों के उसमें 3 लोगों के संसद वाला जो मेडगिरी का काम था, जो मजदूर का काम था, वो मजदूर सांसद जो है मैं ही था। किसी को चिट्ठी बनानी है, किसी को पासपोर्ट में दस्तखत करवाना है, किसी को गैस के लिए चाहिए, तो किसी को टेलीफोन कनेक्शन, उन दोनों सब सांसद के पर होता था। किसी को रेल को कनेक्शन चाहिए, किसी को जो है दिल्ली दुग्ध स्कीम होती थी DMS जो है, उसके लिए दूध के लिए पर्ची चाहिए, किसी को घी के लिए पर्ची चाहिए। तो हरीश रावत के वहाँ मेरे पास उस समय भी 3 लोग क्लर्क का काम करते थे, टाइपराइटर होता था, 3 टाइपिस्ट रहते थे ये चिट्ठियाँ बनाने के लिए, उनके लिए जो है। और मैं सुबह भी 3 घंटा लगाता था और शाम को भी 3 घंटा लगाता था इन सब कामों को वो करने के लिए। तो एक प्रकार से जो है पहाड़ के लोगों को समझने का और उनकी भावनाओं को उनको समझने का मुझको दिल्ली और उत्तराखंड दोनों जगह गाँव के अंदर उस मौका मिला। और आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के अंदर तो सब जगह सड़क पहुंच गई है, लेकिन मैं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला हूँ, दूर दूर तक जो है। ऐसी यात्राएं भी की हैं जो 7-8 दिन जिनमें पैदल चलना पड़ा है। तो ये सब उसने मुझको समझ दी कि मेरी धरती की समस्याएं क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं। व्यापक संपर्क से लोगों से मिलने से भी मुझे ज्ञात हुआ। फिर जब 1990 में ये राज्य आंदोलन और जब मुझको ये कौंसिल आदि के साथ और उनके साथ, तो मैंने हर चीज़ को, आइडिया को इनिशिएट करने, उसको आगे बढ़ाने में चीज़ों का अध्ययन किया। और जब संयोग से 2002 में मैं नहीं बन पाया मुख्यमंत्री, और उस समय का जो हमारा घोषणा पत्र था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो मैं केंद्र में फिर मंत्री बना। तो मंत्री बनते वक्त भी जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना, तो मुझको संयोग मिला कि मैं सारे ये जितने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं, इन संस्थानों को देखने का काम मुझको शरद पवार जी ने दे दिया। और मैंने जहाँ जहाँ हिल इकोनॉमी थी, जिसमें न्यूजीलैंड से मैं हेम्प की समझ लाया, और चीन से मैंने जो है एक कटीले अपने जो जिसको बिच्छू घास कहते हैं, इसकी, तिमरू घास की, दूसरी चीज़ों की कई तरीके की समझें जो है कि क्या क्या ये उत्पाद हैं जिनका कॉमर्शियल उपयोग हो सकता है। वो चीज़ें मैंने चीन की एग्रोनॉमी से और वहाँ के हॉर्टिकल्चर से और दूसरी जगहों के हॉर्टिकल्चर से जहाँ जहाँ हैं, तो ये सब चीज़ें सीखी। तो उन सीखों को जब मुझे अवसर मिला मुख्यमंत्री के रूप में, तो मैंने उनको सीखों को अपनी धरती के साथ मिला करके चलाने के लिए जो समझ पैदा की, उसका नाम मैंने उत्तराखंडियत रखा। अच्छा, आपके मन में वो मेरी जो उत्तराखंडियत है उसके कई खंड हैं, आपके मन में, और उनको मिला करके एक शब्द है उत्तराखंडियत। आपके मन में एक मलाल बहुत ज़्यादा है, और शायद वो
एग्जीक्यूट ना कर पाने का दर्द दिखाई देता है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी ना बनाने का दर्द छलकता है आपके। देखो, सत्यता यह है, मैं गैरसैंण के पक्ष में सबसे लेट आया। और जब मैंने अध्ययन कर लिया पूरी तरीके से कि गैरसैंण में राजधानी बनने से हमारे लिए नई इकोनॉमिक डेवलपमेंटल जोन खुलते हैं, नए क्षेत्र इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर्स विकसित होते हैं, क्योंकि नदी घाटियाँ जो जाती हैं, जहाँ कुछ जगह टनल भी बनानी पड़ती, उनसे जुड़ाव से और ऊपर धारों से जो जुड़ाव था, उससे यदि गैरसैंण को लेकर के चलते हैं तो ऐसे कई दर्जन ग्रोथ सेंटर डेवलप होते हैं जहाँ हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी आदमी, मतलब यहाँ का आदमी, यहाँ जो रहने वाला, जो राज्य बनने से कुछ दिन पहले आ गया या राज्य बनने के साथ आ गया यहाँ, उसको हम उत्तराखंडी मानते हैं। तो उनमें से कोई व्यक्ति भी यदि उसके जेब में करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया है आज, तो वो कोई बिजनेस हरिद्वार में नहीं कर सकता, उद्योग, कोई ऐसा बड़ा काम देहरादून में नहीं कर सकता, उधम सिंह नगर में नहीं कर सकता, नैनीताल में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ज़मीनें इतनी कॉस्टली हो गई, इतनी है ही नहीं पहले। और जो हैं पहले तो उपलब्धता नहीं है, जो उपलब्ध हैं उनकी कॉस्ट इतनी है कि आप वो उनके पहुंच से बाहर चली गई है। तो वो ज़मीनें अब केवल जो उत्तराखंडी नहीं है, जिसके पास अपार पूंजी है, वो दिल्ली से लाए, देहरादून से, बॉम्बे से लाए, गुजरात से लाए, कहीं से लाए, वही कर सकता है। तो हमारे उत्तराखंडी व्यक्ति के लिए वो किसी भी जाति का, धर्म का है, यदि उसके पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की मोबिलिटी है, तो उसके लिए नए ग्रोथ सेंटर चाहिए थे हमको, कि वह जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके। वो ग्रोथ सेंटर हमको गैरसैंण देता है। जब मुझको एक विश्वास हो गया और मैंने देखा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तब मैं गैरसैंण के पक्ष में आया। नहीं तो उससे पहले मैं नारेंद्र जी से कहता रह गया। मैंने कहा भाई नरेंद्र नगर, कुंजापुरी के एरिया में विधानसभा भवन आदि बना देंगे और आईडीपीएल में जो है सचिवालय बना देंगे, पहाड़ भी खुश, मैदान भी खुश। नारेंद्र जी कहते थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने तो बड़ा सोचा है, बड़ा सोचा है। फिर मैंने उनको काशीपुर से एक पूरा जोन बताया जिसमें धुमाकोट भी सम्मिलित था। मैंने कहा इसको राजधानी क्षेत्र डिक्लेयर कर देते हैं, अलग अलग स्पॉटों में अलग अलग चीज़ें बना देते हैं, एक ही कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टिविटी पैदा करके यहाँ कर लेते। हाँ, ये तो और बढ़िया है। लेकिन वो उम्र के उस पड़ाव में थे जिस पड़ाव में नई राजधानी बनाने के लिए जितना पेन लेना पड़ता है, जितनी चुनौतियाँ आती हैं, जितनी कठिनाइयाँ आती है, वो उनसे नहीं जूझना चाहते थे, इसलिए उन्हें वो करना नहीं चाहते थे। अच्छा, मुझको ऐसे समय में लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया जब क्या करता, मैं आपदा से जूझते हुए टूटे उसको राज्य को कहता कि नहीं गैरसैंण राजधानी बना देता हूँ। मेरे पास तो लोग कहते ये तो कैसा पागल मुख्यमंत्री है, इसको तो आपदा और पुनर्निर्माण के काम पर लगना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहिए। अब जब उस काम से पूरा हुआ तो भाई लोगों ने मेरे ऊपर राजनीतिक गदा चला दी और मैं फिर उस राजनीतिक लड़ाई में फंसा रह गया। लेकिन उसमें भी मैंने कुछ बुनियादी काम जो किसी कारण बस थे, तो वो काम किए, जैसे विधानसभा भवन बनाना। और गैरसैंण के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस समय, वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस कालखंड में बना जिस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री। यानी कि तो इसलिए मैं भावनात्मक रूप से गैरसैंण का समर्थक नहीं हूँ। मैं इस राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए, यदि ये राज्य सफल राज्य के रूप में विकसित होना चाहता है, तो इस राज्य के लिए एक ही रास्ता है कि ये गैरसैंण को राजधानी बनाए। तो ये मानते हैं कि आपसे बतौर मुख्यमंत्री चूक हुई है कि आप गैरसैंण को राजधानी नहीं बना पाए, या परिस्थितियां नहीं? ये उन लोगों का है जो लोगों ने जो लोग नहीं चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने, जो मेरे कभी समर्थक नहीं रहे।
एक बात बताओ, मैं तो उत्तराखंड वालों से सीधे कहता हूँ, लोगों से जब मुझसे लोग कहते हैं, मैंने कहा भैया तुमने मुझको राजधानी बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया कब? जब वक्त मैंने का आपसे राजधानी बनाने के लिए वोट मांगा तो आपने वोट नहीं दिया। ये तो जो मैंने दिया, जो मैंने कर दिया, वो तो कम से कम आप ये लगाइए कि गैरसैंण का मुकदमा कायम है, यानी कि और हम कोई किसी सरकार में गैरसैंण को रूल आउट करने की आज ताकत नहीं है। हरीश रावत ऐसा खंबा गाड़ गया वहां इस कालखंड में भी कि अब किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है वो कह दे कि व्हाट इज गैरसैंण। यानी कि ये जो आपके खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, चारों तरफ से घेरा गया, ये किस राजनीति का रूप था? ये वो राजनीति थी जो उत्तराखंडियत से परेशान थे, जो मेरी सोच से परेशान थे, जो मेरी सोच के उत्तराखंड को नहीं चाहते थे। वो लोग सब ये मिल मात करके समझते थे कि हरीश रावत का अर्थ है कि फिर हमारी ये नहीं चलेगी। आप ये लगा लीजिए, जितने ये बड़े बड़े कलाकार हैं, ये कलाकार क्या मेरे समय में मेरे सामने खड़े हो सकते हैं? ना आज खड़े हो सकते हैं, न पहले खड़े हो सकते थे। उत्तराखंड में 25 साल का सफ़र पूरा हो चुका है, और पत्रकारिता की अगर हम बात करते हैं, पीठ पत्रकारिता भी देखने को मिलती है, स्टिंग ऑपरेशन भी देखने को मिलते हैं, राजनीति भी मिलती, तो इसका राज्य को क्या क्या नुकसान हो रहा है ऐसी पत्रकारिता, ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस का और ऐसे माहौल का कि 25 सालों में भी उत्तराखंड आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा? देखिए, स्टिंग यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, स्तुति है, यदि भ्रष्टाचार के लिए है तो वह अभिशाप है। राजनेताओं से गलती होती है, और यदि उस राजनेता की गलती का स्टिंग बना करके आप कुछ बना लेते हैं और उसका उपयोग जो है आप उसको अपदस्थ करने के लिए करते हैं, तो ठीक है। इसका मतलब है करप्शन के खिलाफ, गलती के खिलाफ, मैं कोई गलती करूं तो आई शुड बी पनिश्ड। मैं केवल मुख्यमंत्री हूं या मंत्री हूं या मैं विधायक हूं, मैं पनिश नहीं किया जा सकता। पब्लिक मैन के ऊपर ये दबाव हमेशा बना रहना चाहिए कि मैं गलत न करूं, करूंगा तो मैं आई कैन बी एक्सपोज्ड। तो वहां तक आई एम फॉर स्टिंग। इसीलिए कानून भी कहता है कि यदि आप स्टिंग जो है इस बात के लिए करते हैं कि आप भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर सकें तो ऑलराइट, लेकिन यदि आप इसलिए स्टिंग कर रहे हैं कि मेरे दबाव में सत्ता आ जाए, विधायक आ जाए, मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, और मैं उसके जरिए जो है अपनी दुकान चलाऊं, आपके तो बारे में आप करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लूं। आप जितने स्टिंग बाज हैं, आप उनकी संपत्तियों का अंदाज लगाइए तो वो संपत्तियां आपको बता देंगी कि ये किस कैटेगरी का स्टिंग बाज है। ये जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ वाला है या भ्रष्टाचार के लिए स्टिंग कर रहा है। पत्रकारिता तो का स्वरूप उत्तराखंड के अंदर क्या होना चाहिए? पत्रकारिता का स्वरूप क्या होना चाहिए? अधिकांश पत्रकारिता को जो ब्लैकमेलिंग के लिए स्टिंग कर रहे हैं ताकि सत्ता का केंद्र उनके दबाव में रहे और उसके जरिए जो है वो मनमानी चीज़ें करवा सकें, ये कर रहे हैं। तो पत्रकारों को और जो साफ सुथरी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ऐसे ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यदि आप पत्रकार जो है समाज को तो कहेंगे हम साफ करेंगे और अपने अंदर कूड़ा रख करके और कूड़ा ही नहीं सराद रख करके बैठे रहेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हरीश रावत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और उसी का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, इसमें सत्यता कितनी है, ये एक नरेटिव बनाने की मेरे कुछ दोस्त कोशिश करते हैं, और ये नरेटिव बनाने में
कांग्रेस के अंदर के लोग भी हैं, कांग्रेस से बाहर भी वो लोग भी हैं। मैंने कहा ना कि जिनको हरीश राव टाइप ऑफ पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, वो लोग भी हैं। और उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र के जुड़े हुए लोग भी, ज़रा सा कलम घुमा दी, कुछ शब्द घुमा दिए तो लोगों के दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तीनों का गठजोड़ है जो ये सब कुछ कहता है। एक बात बताइए, 1990 में जब कांग्रेस को सारे मूर्धन्य लोग छोड़ करके चले गए, वह नारायण दत्त जी, वह किसीपंत जी, वह बहुगुणा जी, और तो छोड़िए जूनियर बहुगुणा भी कहाँ थे, सतपाल महाराज जी कहाँ थे, और लोग कहाँ थे? ये लोग सब जो है उस समय जब इनको लगा कि कांग्रेस आ नहीं सकती है, अब तो कांग्रेस गई, तो हम तो उस समय भी कांग्रेस का झंडा थाम करके रहे ना। हमने कांग्रेस की लड़ाई को वहाँ भी गति दी, लोगों को, अपने लोगों को समेट करके रखा। जिस समय राज्य आंदोलन में लोग कहते थे कांग्रेस इरेलीवेंट हो जाएगी, हमने अपने चातुर्य से समझिए, अपनी मेहनत से समझिए, कांग्रेस को रेलिवेंट बनाए रखा। एक दूसरी धारा राज्य आंदोलन के संघर्ष के साथ जो है एक दूसरी धारा बहा करके कांग्रेस के लिए गुंजाइश बनाए रखी। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे जी, और उत्तर प्रदेश से बुरी स्थिति में थी उत्तराखंड में कांग्रेस। और जिस समय में राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना, ये लोग कहाँ थे? ये तो तब आए। इंदिरा हृदय जी तो इसलिए जुड़ी क्योंकि वो एमएलसी थी शिक्षक संघ से। कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे? मुझे बताइए, यहाँ थे ये लोग उस समय। ये तो जब माहौल बदलने लगा तब अपना अपना कुर्ता और वास्कट झाड़ करके लोग खड़े हो गए। अब उन लोगों को निश्चित, जब आप संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो आपसे लोग जुड़ेंगे भी। आज भी जितना प्रयास किया जाता है कांग्रेस को, जैसे कहते हैं ना कि डिसिल्टिंग होती है, तो उसी तरीके से हरीश रावत के इन्फ्लुएंस से बाहर, मतलब मुझे मालूम है कुछ अध्यक्षों से ये भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं अरे यार हरीश रावत की गोद में मत बैठ जाना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं मेरी गोद कुछ नहीं है, मेरी गोद वो असंख्यों कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो 1990 से, पहले तो 1980 से 90 तक उन्हें मुझे सांसद के रूप में मेहनत करते, परिश्रम करते, लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होते देखा। और 90 के बाद उन लोगों ने मुझे कांग्रेस के संघर्ष को भी जोड़ते हुए देखा। अब कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ, जब हमने राज्य के लिए मांग की, और जिसमें कांग्रेस का इस राज्य के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है, कलकत्ता अधिवेशन जो है, उसमें आप दस्तखत देखिए, जिन पीसीसी मेंबर्स के दस्तखत हैं, उन दस्तखतों में आपको कहीं भी केसीपंत नहीं दिखाई देंगे, कहीं पर आपको नारायण दत्त जी का नाम नहीं दिखाई देगा, कहीं पर और बड़े तोपों का और इनका बंदूकों का नाम नहीं दिखाई देगा। उसमें छोटे छोटे हमारे हमारे छोटे छोटे नेतागण थे जो आज बड़े हो गए, अच्छा सर, कई लोग जो है, लेकिन वो लोग थे, उन लोगों की थे, तो मैंने उन लोगों को जोड़ा। तो हरीश रावत की जो ये कहते हैं कि हरीश रावत का फ्रेंड्स, और मैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल खुला, आप अपने उसमें कह सकते हैं इस बात को कि हरीश यदि मुझसे बातचीत कर ले, पार्टी यहाँ की लीडर से भी बात करे और दिल्ली की लीडर से भी बात करे, कहे नहीं अब भाई साहब बहुत हो गया, आपने बहुत सेवा कर दी, थैंक यू, तो मैं तो घर बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किन शर्तों के साथ? नहीं, किसी शर्त के साथ नहीं, और मैं घर बैठने के लिए तैयार हूँ, आप आइए।
अच्छा सर, एक चीज़ बताइए। लेकिन जिस समय तक पार्टी कह नहीं रही है मुझसे कि आप घर बैठिए आराम करिए नमस्ते, नहीं कह रही है, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर जो है, जो सामाजिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कैन नॉट रन अवे। अब आज मुझसे कोई पूछे तो इस समय मुझको आपसे बातचीत करने के बाद सीधे 1-2 घंटे की पूर्ण विराम आराम की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहाँ देवप्रयाग होते हुए जो है सतपुरी के लिए रास्ता अलग हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जब 2022 में चुनाव हुए, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, पूरा माहौल था, सब कुछ तैयार था, लेकिन कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। फिर उसका बाद में जो हश्र कांग्रेस का देखने को मिला, उसके लिए किन तत्वों को आप जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी तो सब मैंने ले ली ना। हारने के बाद मैंने कहा कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। तो 2022 का दोषी आप अपने आप को मानते हैं? जबकि हकीकत ये है, एक बयान मैंने दिया था कि मुझसे उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है कि मैं समुद्र को तैर करके पार करूंगा, जिसमें भाजपा और बड़े बड़े सांप्रदायिकता, कई तरीके के मगरमच्छ, कई तरीके को हैं, और मगर मेरे हाथ भी बांध दिए जा रहे हैं, पाँव भी बांध दिए जा रहे हैं। दिल्ली से जब हम राहुल जी के साथ बातचीत करके निकले तो ये तय हुआ कि चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और चुनाव के बाद जब निष्कर्ष आएंगे, अध्यक्ष कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका फैसला सोनिया जी और राहुल जी करेंगे। इट वॉज ए गुड, वो बड़ा अच्छा वो था और हमें स्वीकार था। मेरे साथ प्रभारी महोदय आए, उन्होंने अनाउंस कर दिया इसको मीडिया को, आज भी वो मीडिया बाइट्स मेरे पास है। लेकिन दिल्ली से देहरादून आते आते तक संयुक्त नेतृत्व हो गया। आई वॉज वन अमॉन्ग 4-5। इसका दुख है आपको? दूसरा, मुझको, मैं चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहा था, उसके पीछे मेरी बहुत सोची समझी बात थी कि मेरे चुनाव लड़ने का अर्थ है कि लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि ये तो मुख्यमंत्री हो जाए, क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री के अलावा और होता क्या, मैं मंत्री तो हो नहीं सकता था, और जब मैं एमएलए बनूंगा तो संभावनाएं हाँ, जो होंगी, तो लोग ये समझेंगे भाई ये और क्या होगा, ये तो मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए तो मुख्यमंत्री का भार पार्टी के लोगों के दिलो दिमाग में न रहे, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अंत में मुझसे कहा गया, जब 52 टिकट के निर्णय हो गए, तो उसके बाद मुझसे कहा गया नहीं आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई कहाँ से, जहाँ जहाँ हो सकता था। अब वो कई जगह वाले तो मेरे लिए प्रस्ताव लेकर के आए थे, भाई आप लड़ो यहाँ से करके। और डीडी हाट में तो एक निर्दलीय, जो बहुत शक्तिशाली निर्दलीय था, उसने तो बेचारे ने आकर के मुझसे कहा आप लड़ रहे, तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ आपके उसमें। इसी तरीके से एक आध जगह मेरा कोई रिश्तेदार था, उसने कहा कि आप लड़ रहे हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति थी जहाँ मैं लड़ सकता था। मैंने कहा भाई वहाँ तो सब चुनाव लड़िए। अब होते होते जो है उन्हें नहीं, वो तो लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझको कानपुर से लड़ा दो। अब बाद में पता चला कि कानपुर में तो कुछ और कलाकारी हो रही थी है? उसमें तो कई विशेषज्ञों के दिमाग लगे थे। अब उन विशेषज्ञों के भी कभी समय आएगा तो नाम भी सामने आ जाएंगे जो है। तो मैंने कहा, उन्हें कहा नहीं वो तो नहीं, कहीं और देखिए। तो मैंने कहा भाई एक रामनगर रह गया, फिर आप रामनगर से लड़ा दो। 3 दिन तक मैं रामनगर से कैंडिडेट रहा, और 3 दिन बाद मुझसे कहा गया नहीं नहीं आपको रामनगर नहीं, वो तो पार्टी बड़ी मुसीबत में आ जाएगी, और रामनगर तो पार्टी को बड़ी कठिनाई है, और आप लाल कुआं से चुनाव लड़ी। तो आखिर और आप अंदाज लगाइए, यशपाल आर्या गवाह है इस बात के। मैंने लाल कुआं जाने के बाद जो पार्टी लीडरशिप को कहा, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ा, मुझे वो नाम बता दीजिए जिसको मैं ये बी फॉर्म सौंपूँ। मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीता हूँ और मैं जीत भी नहीं सकता। मैंने कहा जिस तरीके की, और मुझे गलत
चीज़ें फीड करके ज़बरदस्ती आप लोगों ने यहाँ कर दिया। लेकिन अनु तो बताओ, पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने जब मुझे लगा कि यार मेरे भागने से तो जो है और गलत संदेश जाएगा, तो मैंने अपने को हारने के लिए झोंका। मेरी सब जानते हैं इस बात को, मैंने जिन लोगों ने नामांकन के लिए तैयारी कर रहे थे करने के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आराम करो, लेकिन जो है चुनाव तो हम नहीं जीतेंगे। और लास्ट में जब एक आधी मिनट रह गया था, तब तक हम बड़ी मुश्किल से फॉर्म लेकर के पहुंच पाए वहाँ जो। तो ऐसी स्थिति मेरी पैदा की गई। तो इसलिए वो कौन सी ताकत 2022 में कुछ प्यार से, कुछ कलाकारी से, तो क्योंकि हरीश रावत से आज भी कोई मेरी इच्छा के खिलाफ या मुझे बिना समझाए कोई निर्णय थोप नहीं सकता है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते और हैं। मैं लेकिन समझाने के लिए मैं बड़ा सरल चित्त आदमी हूँ। यदि कोई अपना आकर के मुझे समझा दे या अपना बन करके मुझसे कोई बात कह दे, तो मैं उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। राजनीति में आपको अपने मन के अनुसार दृढ़ होना पड़ता है। मुझमें वो दृढ़ता नहीं थी, इसलिए 2022 यदि वो दृढ़ता में दिखाता तो 2022 कांग्रेस का रहता। हाँ, और मुझे मालूम था कि कई लोग कह रहे हैं यार 22 तो हमारा थोड़ी, हम तो 27 देख लेंगे। और मगर एक चीज़ है ना, एक प्रकृति भी बड़ी न्यायकारी होती है। जो कहते थे 27 देख लेंगे, अब उनको कहना पड़ेगा 32 देख लेंगे। 32 में फिर नई तरीके की चुनौतियां आएंगी। तो ये जो है, इसलिए 22 तो एक बड़ा अध्ययन का मामला है कि जीती हुई पार्टी क्यों हार गई। ये मंथन का विषय है। हाँ, उत्तराखंड बिल्कुल उत्सुक था हमको जिताने के लिए। तो इसका अफसोस है आपको? हाँ, मैं तो जहाँ गया, जितने जगहों में जा सका, उसके बावजूद जो है वो बड़ी भारी जबरदस्त भीड़ आती थी। और एक बात बताए, जितनी जगहों में गया, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके द स्ट्राइक रेट वाज मोर देन 75%। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, 2027 तैयार है, कांग्रेस ने ऐलान कर दिए हैं, अपनी टीम उतार दी है, उनका मुकाबला पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह कोश्यारी जी और भाजपा का पूरा लाव लश्कर है। तो 2027 का मुकाबला विधानसभा में जो होने वाला है, तो आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पे होगा, और कांग्रेस और भाजपा में जो मुकाबला है किस रूप में ले रहे हैं आप उसे? देखिए, भाजपा फेल हो गई, लोग समझ गए हैं कि भाजपा फेल हो गई। ये 4 महीने और डर रहेगा सत्ता का लोगों में, और जैसे ये डर थोड़ा सा कम होने लग जाएगा, और ये डर कम होने के लिए गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बिल्कुल जूझ जाना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से लड़ पड़ना पड़ेगा सड़कों पे जो है। हाँ, यदि हम अपना सर फुटवाने के लिए, हाथ उड़वाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उस दिन लोग जो है सड़कों पर निकल पड़ेंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे। आज लोग त्रस्त हैं मगर डरे हुए हैं जो है। उन डरे हुए लोगों का डर निकालना है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डर निकालना है। तो ये डर उत्तराखंड में मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि ये डर है जो आज इनकी सत्ता को बचाए हुए। बाकी सब दांव जो है किनारे हो जाएंगे जिस दिन जनता दा आ जाएगी। तो इस बार कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। तो पुष्कर गोदियाल जी भाग्यशाली हैं, लक्षण भी जो है जीत के प्रकट होने लगे। तो कांग्रेस के पास तो नेतृत्व है ही नहीं, कांग्रेस के पास में अच्छे नेता नहीं है, सारे अच्छे नेता आपके डर से दूसरे दल में चले गए, आपने सबको आउट कर दिया, तो अब नेता तो बचे ही नहीं कांग्रेस के पास। कुछ नहीं, दूसरे लोग तैयार हो गए। कांग्रेस के पास कोई कभी थी, ये तो इम्पोज्ड नेता थे जिनको आप कह रहे हैं बड़े नेता थे, ये तो असल में हमारे थोपे हुए नेता थे। मुझे याद है
एक नेता जो है उत्तरकाशी में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में इतनी उनके ऊपर बमबारी हो गई, आक्रमण हो गया कि वो भाग करके चले गए, मीटिंग छोड़ करके चले गए। और उसके बाद मैंने अपने साथियों को डराया धमकाया, मैंने कहा नहीं बुलाओ उनको, तुम ही जाओ बुलाने के लिए, बुला के लाओ। तो और कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ पकड़ करके मैं कहता था ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, एक दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं करके। सत्यता ये थी, ये अभी ये लोग जनता के नेता नहीं थे। ये तो एक बात बताओ, यदि हरीश रावत लोगों से जुड़ा हुआ है, यदि मेरे बच्चे कल ये समझेंगे कि हम हरीश रावत के नाम से खा लेंगे, एक आध बार चल जाएंगे कोई, लेकिन उसके बाद तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना, जुड़ाव रखना पड़ेगा ना, अपना तो दिखाना पड़ेगा। आप इन लोगों में कभी जिन लोगों को आप नेता कह रहे हो, इनमें किसी के मन में कोई अपना तो थोड़ी रहा। ये तो सब वो लोग थे। हाँ। अच्छा, वर्तमान में भाजपा में और कांग्रेस में किन किन लोगों को आप नेता के रूप में लेते हैं? ये लोग वो थे जिनका उत्तराखंड से भी कोई अपना तो नहीं था, उत्तराखंडी थे मगर उत्तराखंड से भी कोई अपना तो नहीं था, और कांग्रेस से भी कोई अपना तो नहीं था। कांग्रेस में भविष्य के नेता कौन कौन मानते हैं आप? हा? भविष्य में कौन कौन नेता होंगे कांग्रेस में और भाजपा में इस समय, जिनमें संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए भाजपा में आज यदि धामी सरकार फेल नजर आ रही है तो अकेले धामी नहीं है, उनके पास मंत्री कोई है काबल, कोई दिखाई देता मंत्री जैसा? एक आध मैं धन सिंह जी का बयान पढ़ता हूँ, कई इनोवेटिव आइडियाज़ को वो बढ़ाते हुए लगते हैं मुझको धन सिंह, थोड़ा बहुत जो है। मैं बाकी सॉरी टू से इट इज वन मैन आर्मी, लगभग वन मैन आर्मी है धामी जो है। धामी में संभावना है भविष्य की? अच्छा, जब मुख्यमंत्री जो है कितना ही मेहनत करे, कितना ही परिश्रम करे, जब सब काम एक सेंट्रलाइज होगा तो उसका ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। आज ब्यूरोक्रेसी बुरी तरीके से हावी है, नीतिगत फैसलों से लेकर के एजुकेशन तक में ब्यूरोक्रेसी बुरी तरीके से हावी है। ये राज्य की बुनियाद जो प्रशासन तंत्र है, उस तंत्र की बुनियाद भी खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो बहुत पहले शक्तिशाली दिखाई देती थी और बड़ी अच्छी वो दिखाई देती थी, आज कोई नहीं। इस गवर्नमेंट में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको शाबाशी दी जा सके, बल्कि थोड़ा बहुत यहाँ का डीएम दिखाई देता है कि शाबाशी दे दी जाए उसको। एक धीराज गर्ब्याल है, उसके मैं एक आध बार देखा था मैंने, मुझे लगा कि ही इज़ द मैन ऑफ आइडियाज़ करके। जो मैन ऑफ आइडियाज़ के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एजुकेशन में मैं पीडब्ल्यू के सेक्रेटरी को ज़रूर देखता हूँ, पंकज पांडे को, जो है कि वो कुछ एजुकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ लीडरशिप नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप इज वर्चुअली, देयर इज ए कंप्लीट वैक्यूम पीडब्ल्यू में और दूसरे डिपार्टमेंटों में। मिनिस्टर इज एब्सेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप इज एब्सेंट। जब पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रंट से लीड ही नहीं करेगी, धामी जी तो केवल प्रचारक है, क्योंकि वो मीठे हैं, मधुर हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन भैया भूखे भजन हो ही न गोपाला। तो आप कितनी मीठी बातें करो, जब काम डिलीवर नहीं होगा, डिलीवरी नहीं है ना, तो डिलीवरी इज कंप्लीटली डिरेल्ड। भ्रष्टाचार मुक्त डिलीवरी सिस्टम, वर्तमान सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों को दफन कर दिया गया। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल देनी पड़ेगी इस सरकार के लिए। यदि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो भ्रष्टाचार की दुनिया में परिभाषा बदल देनी पड़ेगी। उसके लिए कोई वो मंगाना पड़ेगा विशेषज्ञ जो है परिभाषा को बदल दे भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार किसे मानते हैं? क्या होता है भ्रष्टाचार? आप दो तरीके का है। एक तो ये है कि आप जनता के साथ यदि वैचारिक छल कर रहे हैं, अब मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन की, तो वो भी एक भ्रष्टाचार है।
और दूसरा भ्रष्टाचार है जब आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करके अपने और अपने लोगों को जो है धनाढ्य बनाते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जिसका 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 आप किसी की कीमत पर जो है किसी को धनाढ्य बनाते हैं। और जो सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, जो जिस काम में लगना चाहिए उस काम में लगने के बजाय जो है वो लोगों की जेब में जाता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो यह इस राज्य में आ रहा है उसका 30% जो है प्लाउ बैक करके दिल्ली जा रहा है। अब दिल्ली यदि 30% जाएगा तो 10% जो लोग समेट रहे हैं उनकी जेब में भी जाएगा। आप मुख्यमंत्री थे, क्या उस दौर में भी जाता था हाईकमान को? कतई नहीं। इसीलिए तो हरीश रावत 2022 में अप्रिय था, क्योंकि हरीश रावत को समझाया जा सकता है, समझा करके कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन हरीश रावत को दबा करके कुछ नहीं करवाया जा सकता है। आंखें बंद की जा सकती है, आंखें बंद की जा सकती नहीं, है। आंखें कभी कभी आप पॉलिटिकल उसके लिए आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं। आप किसी को कह सकते हैं एक समय विशेष के लिए, यदि कोई आपके गले पड़ जाए, आप मान लिया मुझसे ज़बरदस्ती कहने लग जाए कि हरीश रावत जी आपको ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है, और इसमें इतना खर्च लगना है, इतना ये होना है, वो होना है। मैं कहूँगा भैया देखो जो करना है तुम कर लेना यार, तुम कर लेना, मैं आँख बंद कर लूँगा भाई, मैं तो नहीं कर सकता। ये पल्ला छुटाने के लिए कभी कभी आप आँख बंद कर लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ करने की बात कहते हैं, ये एक मुहावरा हो सकता है, इसलिए कि भाई आप जैसे कलाकार मिल गए हैं तो उन कलाकारों के आगे भाई उन्होंने कहा भाई मैं कुछ भी करो यार, तुम करो यार, जो मेरा पल्ला छोड़ो, लेकिन मैं आँख बंद करूँ। अच्छा सर, आपका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा और आपने सत्ता के खिलाफ बहुत आंदोलन चलाए और सत्ता आपको 2-3 साल ही मिल पाई। तो जो आपका सत्ता के खिलाफ संघर्ष था वो, और सत्ता में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री, इन दोनों तस्वीरों को जब आप मंथन करते हैं अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारा संघर्ष तो आज भी जारी है। हम अपने विचारों के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि जो हमारे विचार है, हमारी सोच है, यदि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि अरे भाई इतना मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कि अपनी सोच के साथ न्याय कर सकूँ उसके लिए समझ कर रहा हूँ। अपनी समझ को मैं आगे बढ़ाने की, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है, तो उसका अभिप्राय केवल ये नहीं है, मैं अपनी सोच को, जो मैं अपनी समझ है, उस समझ को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए हमारा जो राजनीतिक संघर्ष है जीवन में, हम लोगों ने, हमारा जन्म ही संघर्ष के साथ हुआ है। मेरी माँ को जो है 3 दिन तक प्रसव पीड़ा होती रही बेचारी को, जो है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी है? मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी है? जब जिस आदमी को पैदा होने में 3 दिन लग गए तो उसको यदि मुख्यमंत्री बनने में 12 साल लग गए तो मुझे कोई आश्चर्य थोड़ी है। तो 27 में बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, you can love me, you can hate me, but you cannot ignore me। और मैं जिस समय तक रहूँगा अपनी बात को, अपनी समझ को पूरी निर्भीकता से कहूँगा, और जिस चीज़ के लिए मेरा कमिटमेंट है, मैं अपने कमिटमेंट के साथ, पार्टी के साथ और उत्तराखंड के साथ मेरा 100% कमिटमेंट है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ भी 100% मेरा कमिटमेंट है, और उत्तराखंडियत के साथ भी 100% कमिटमेंट है। मैं उस पर खड़ा रहूँगा। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में 2027 चुनाव के बारे में भी अपनी राय स्पष्ट कर दी कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में
जैसे संघर्ष करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए जो संभव होगा वो प्रयास इनके जारी रहेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे। और भ्रष्टाचार की परिभाषा को स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरीके से वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में कितनी कामयाब हुई है, कितनी कामयाब नहीं हुई है। तो स्पष्ट आपने विचार सुने। हरीश रावत जी सीधे तौर पे अपने कई दशकों के अनुभव के आधार पे राजनीति के हर पहलू को समझाने की कोशिश की और रावत जी ने सीधे तौर पर कहा कि गैरसैंण को उन्होंने अब स्वीकार किया है कि वो राजधानी होनी चाहिए और राजधानी बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसकी बुनियाद हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहते जो रखी गई, इससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी जी के सपने को 2027 में हरीश रावत जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस की टीम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है। फिलहाल मोहम्मद सलीम से फ़िक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।